एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने के लिए कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिनों, महीनों या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से ही लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे, उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये है, अनाज का उपयोग बीज के रूप में किया जाता था, खाद्य के रूप में मतलब खाने के रूप में, और बीज बोने के रूप में किया जाता था। उपहार के रूप में मतलब किसी को भेंट करने के लिए, और भंडारण के लिए मतलब रखने के लिए ताकि अगले वर्ष काम आ सके। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही वह दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन का भंडार का एक तरीका है। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त और भी जानवरों से क्या क्या मिलता है? भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से खेत में बोने के लिए जो कंपोस्ट खाद मिलती है वो भी मिलती है। आज हम जानवरों का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम जानवरों का उपयोग दुग्ध के लिए करते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र और आधुनिक कश्मीर है। और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना दोस्तों। अनाज और हड्डियाँ ये वो स्थान है जहाँ से प्राप्त हुई हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, आपने देखा होगा, मैंने बताया था ऊपर के चैप्टर में मानचित्र में। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्हिडो
कोल कोल कोल्हड़ुआ आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल मवेशी मिट्टी के खुरों के निशान, मतलब मवेशी के खुरों के निशान मिट्टी में। महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन। गुफकराल आधुनिक कश्मीर में। गेहूं और दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में। गेहूं हरे चने जौ भैंस बैल। चिराद आधुनिक बिहार में। ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर। हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा देना, मतलब इसके साथ में जो बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ सूअर। पैयर मल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से ये सिर्फ कुछ स्थान, मतलब ये इम्पोर्टेंट स्थान है और के बारे में नहीं बताया गया है। अस्थाई जीवन की ओर, मतलब पूरा जो थे पहले के इंसान वो अस्थाई जीवन की ओर व्यतीत करने वाले हो चुके थे। पुरातत्वविदों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, मतलब उन्हें झोपड़ियाँ और घरों बनाने के अवशेष मिले हैं पुरातत्वविदों के, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। बुर्जहोम जो है वो आधुनिक कश्मीर में है। वहाँ लोग पहले के लोग गड्ढे बनाकर रहते थे जिसे गर्तावास कहा जाता था। आप इसे इम्पोर्टेंट में नोट कर लेना, गर्तावास किसे कहते हैं। गर्तावास उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर लोग गड्ढे खोदकर और उसके अंदर घर बनाकर रहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वह औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रास्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये कुछ औजार हैं जो हड्डियों से पत्थरों से बनाए गए थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, उनकी तुलना में पृष्ठ से 13 अध्याय 2 में दिखाए गए उपकरणों से करो। इनमें इन्हें क्या समानताएं दिख रही हैं। इस पहले ये थोड़ा ये समान है और ये इसका आकार भी समान है, ऐसे ही था, इसका भी आकार समान है और ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने और के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ये एक पात्र है ये एक पात्र है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? इस पात्र में लगभग खाना बनाया जाता था और दूध या दही रखा जाता रहा होगा। रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जो प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं। उन्हें जनजाति कहते हैं। कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें प्रायः जनजाति कहा जाता है। ये जनजाति किसे कहते हैं? ये आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। मतलब जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और एक परिवार बनाकर रहते हैं। इसी को जनजाति का जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वह पौधों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाबकर अनाज कूटती पीसती हैं। आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चीरते हुए जब छोटे बच्चे झुंडों को यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है।